क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, बिजनेस स्टडीज़ में हम कितने एक्साइटिंग चैप्टर्स देख रहे हैं ना। टाइप्स ऑफ बिजनेस चैप्टर 2 में हमने पार्ट 1 में देखा और पार्ट 2A में देखा। लेकिन अगर आप कहते हो मुझे इन सब में से कुछ नहीं बनना, मुझे स्टार्ट करना है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक संयुक्त पूंजी व्यवसाय, तो कैसे स्टार्ट करें? कुछ लोग जब एक साथ आते हैं व्यवसाय करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, एक लीगल व्यवसाय करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनी। और उसकी जो कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो मेंबर्स की आइडेंटिटी से एकदम अलग है। जॉइंट स्टॉक कंपनी दो तरीके के होते हैं, एक तो है प्राइवेट और एक है निजी कंपनी, यानी कि अब कुछ लोग या 1 पर्सन या कुछ लोग उनके अंदर ही ये शेयर्स हैं उनके, और बाहर का कोई उसमें नहीं दखल देता। तो जो कंपनी की मालिकाना किसके पास है? जितने शेयर होल्डर हैं उनके पास। और पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी मार्केट में ट्रेड होती है, उसके शेयर्स मार्केट में बिकते हैं, लोग खरीद सकते हैं, तो उसके बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और ये सारे शेयर होल्डर या अंशीदार ये बनते हैं कंपनी के ओनर। तो शेयर क्या चीज़ है? कंपनी का जितना कैपिटल है उसको छोटे छोटे अंश में बांटा जाता है, एक अंश को एक शेयर कहते हैं। तो जिसके पास जितना शेयर है वो उतने का शेयर होल्डर बनता है। अब इतने सारे शेयर होल्डर्स जब हैं, सब मिलके तो कंपनी नहीं चला सकेंगे, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन। तो कैसे होगा? वो अपने में से इलेक्ट करते हैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि कंपनी को दिशा निर्देश दे और वो शेयर होल्डर्स के पास अकाउंटेबल है। कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है शेयर होल्डर्स को कि हमने ऐसा ऐसा काम किया है। शेयर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना, जो प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, उसके शेयर ना वो किसी को बेच भी नहीं सकते और ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। पर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वहाँ फ्रीली मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो संयुक्त पूंजी कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं? चलो इसको देखते हैं। ये एक रियल पर्सन नहीं है, ये कृत्रिम पर्सन है। तो रियल पर्सन की तरह ये कोर्ट में केस कर सकते हैं, उनके ऊपर लोग केस कर सकते हैं, वो किसी एग्रीमेंट में आ सकते हैं, वो संपत्ति खरीद सकते हैं, वो डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन एक रियल पर्सन की तरह वो सांस नहीं ले सकते, बाकी जो जीवन क्रियाएं हैं वो नहीं कर सकते। ये कृत्रिम आइडेंटिटी बनती है जो मेंबर्स की आइडेंटिटी से पूरी अलग है। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें खर्चे भी काफ़ी आते हैं। और ये होती है कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर में। और इससे पहले जो कंपनीज़ बनी थी वो कंपनीज़ एक्ट 1956 या उससे भी पहले जो कंपनीज़ एक्ट थी उसके तहत ये कंपनीज़ रजिस्टर्ड हुई हैं। 4th नंबर पे है परपेचुअल सक्सेशन, निरंतर उत्तराधिकार। इसका मतलब क्या है? चाहे मेंबर कोई आए चाहे मेंबर कोई जाए, इससे कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। अगर कंपनी को बंद करना हो उसके लिए अपनी जटिल प्रक्रिया है। और कंपनी को मैनेज कौन करता है, डिसीजंस कौन लेते हैं? इसके लिए शेयर होल्डर्स एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिशा निर्देश देते हैं पर डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं आते। उसके लिए आते हैं जो पूरी एग्जीक्यूटिव्स कमिटी लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ये डे टू डे काम करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे एक्टिविटी में नहीं आते, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उत्तरदायी हैं। मैंने आपको बताया था ना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक रियल पर्सन नहीं है। रियल पर्सन तो डॉक्यूमेंट पे साइन करता है और वही साइन कानून में भी वैलिड माना जाता है। तो कंपनी तो है ही नहीं रियल पर्सन, तो साइन कैसे करेगी? इसलिए कंपनी का बनता है कॉमन सील। जिस दस्तावेज पर कॉमन सील लगता है, मतलब जो मुहर लगता है, इसका मतलब ये कानून की नज़र से वैलिड डॉक्यूमेंट है, और जिस पे कॉमन सील नहीं है उस डॉक्यूमेंट को कानून नहीं मानती। एंड फाइनली रिस्क टेकिंग। जितना कंपनी का जोखिम है वो सब अंशीदार को लेना पड़ता है। जितना आपका अंश है उतना ही रिस्क आपका भी है। मैंने आपको अभी बताया ना, 2 टाइप के कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। निजी कंपनी के फीचर्स कुछ ऐसे हैं। नंबर 1 कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और 2 नंबर पे एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स होना ज़रूरी है। और एम्प्लॉयज़ को आप छोड़ दो, उसके अलावा 200 मेंबर्स तक भी हो सकते हैं। निजी कंपनी ना आईपीओ नहीं कर सकती। आप सुनते हो ना बीच बीच में इस कंपनी ने आईपीओ किया, लोग उसका शेयर खरीदते हैं मार्केट में। आईपीओ नहीं कर सकती, वो बाहर के लोगों को कंपनी में आने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। और फाइनल एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी है। और पब्लिक कंपनी,
उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होना ज़रूरी है और मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड। ये तो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। ये अपना प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, IPO करते हैं, लोगों से पूंजी मांगते हैं, लोगों को अपना शेयर होल्डर बनाते हैं और शेयर होल्डर अपने शेयर को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डर हो और आपको इमीडिएटली कुछ कैश की ज़रूरत है तो आप अपना शेयर को बेच के आप उसके जगह पे रोकड़ ले सकते हो, कैश ले सकते हो। अगर एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी होती है, एक सहायिका होती है, तो कानून की नज़र में उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का एक कंपैरेटिव टेबल देख लो। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आप अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके गुण क्या हैं? नंबर 1, लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। आप तो उसके शेयर होल्डर हो, तो आपकी दायित्व कितना बनता है? सपोज़ आपके पास 10 रुपये का एक शेयर है, आपने उस 10 रुपये के जगह पे केवल 7 रुपये दिए हैं, 3 रुपये अभी आपने दिए नहीं हैं। तो कंपनी अगर जोखिम उठाती है, कोई रिस्क लेती है, कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है, लॉसेस होती हैं, तो आपको कितना भरपाई करना है? 3 रुपीज़। इसको याद रखना। जितना आपकी अदेय राशि है, अनपेड अमाउंट है आपके शेयर का, उतना ही आपकी लायबिलिटी है। और जो डेट्स होती हैं, जो ऋण होते हैं, निपटती कहाँ से हैं? ये कंपनी की संपत्तियों से निपटती हैं। कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मशीन्स हैं, इन सब को बेचकर डेट चुकाया जाता है। सेकंड नंबर पे है हितों का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। आप अगर अपना शेयर बेचना चाहते हो ओपन मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे, यू आर फ्री टू डू सो। नंबर 3, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, स्थायी अस्तित्व। चाहे कोई मेंबर आए, चाहे कोई मेंबर जाए, चाहे शेयर होल्डर अपना शेयर बेच दे, नया शेयर होल्डर आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। कंपनी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसके पास फाइनेंस के ना अनेक सारे रूट्स हैं। एक तो शेयर होल्डर के पैसे, दूसरे बैंक वगैरह से पैसे ले सकते हैं, इन्वेस्टर से पैसे ले सकते हैं, इसलिए वो खूब एक्सपेंशन भी करते हैं। एंड फाइनली कंपनी में ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, क्योंकि कंपनी अच्छी सैलरीज देती है, इसलिए जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास बहुत सारी कुशलताएं हैं, वो सारे लेके कंपनी में आते हैं, अपनी कुशलता लगाते हैं ताकि उत्पादकता काफ़ी बढ़े। और लिमिटेशंस क्या क्या हैं? नंबर 1 लिमिटेशन है कि इसका निर्माण थोड़ा जटिल है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बिकॉज इसमें कानूनी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको पूरा करने के बाद ही कंपनी रजिस्टर हो सकती है। नंबर 2 है कि गोपनीयता की कमी, लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको कंपनी रजिस्ट्रार के पास समय समय पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगी और वो पब्लिक डोमेन में चली जाती हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं कि बड़ा एक इम्पर्सनल सा वर्क एनवायरनमेंट बन जाता है, क्योंकि कंपनी का जो मालिक है वो तो सेपरेट है, वो तो शेयर होल्डर है, और कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी रेगुलर रोज़ के कामकाज में नहीं जाते हैं, तो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो इन लोगों को पहचानते ही नहीं हैं। तो एक बड़ा इम्पर्सनल सा वर्क एनवायरनमेंट होता है। अब रही बात कंपनी के मैनेजमेंट की, ये मैनेजमेंट ना कई बार बड़ी ओलिगार्किक होती है, अल्पतांत्रिक। अल्पतांत्रिक का मतलब कंपनी के हज़ारों लाखों शेयर होल्डर्स हैं और वो भारत में पता नहीं कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। वो सब आके तो नहीं एक साथ बैठ के निर्णय नहीं लेंगे, तो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में दे देते हैं। तो जो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही डिसीजन लेते हैं कि कंपनी को किस दिशा में लिया जाए, तो और बाकी लोगों को उनका मानना पड़ता है। और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। वाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सोचते हैं, निदेशक ग्रुप जो सोचते हैं, वो फिर मैनेजर्स को बताते हैं, उच्च स्तर के मैनेजर, मिडिल लेवल के मैनेजर, जूनियर लेवल के मैनेजर, फिर वर्कर्स, फिर वापस आती है डिसीजन। तो इसमें टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाता है। एंड फाइनली हर कंपनी को गवर्नमेंट लेड डाउन बहुत सारे कानून फॉलो करना होता है, ये एब्सोल्युटली ज़रूरी है। एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया ही नहीं, और वो है हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहती है कि शेयर होल्डर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके, शेयर होल्डर्स भी वही चाहते हैं हमें बढ़िया से बढ़िया डिविडेंड मिले, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं हमें बढ़िया से बढ़िया सैलरी मिले, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, जो यूनियन वाले हैं उनकी अपनी डिमांड्स होती हैं, तो ये कस्टमर्स चाहते हैं कि हमें बड़ा फेयर प्राइस पे प्रोडक्ट मिले, जो सप्लायर्स हैं वो चाहते हैं जल्दी जल्दी हमारा पेमेंट हो जाए। तो ये जो सारी डिमांड्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं, सबके अलग अलग, इन सब का कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसको मैनेज करना कंपनी के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव, और आज हमने देखा जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आपको कौन सा पसंद आएगा, किसको आप करना चाहेंगे, इसको देखने के लिए हमने आज जो सारांश बनाया है वो एक टेबल की तरह बनाया है। चलो इसको देखते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस टेबल्स को देखकर अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया हो आप क्या करोगे, तो बेस्ट ऑफ लक, आपकी बिज़नेस बहुत बहुत अच्छी चले। ये सारे पॉइंट्स याद रखना ज़रूर बिज़नेस को चलाने के लिए। और आप हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़ गए हो ना, उसमें हम रोज़ एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें तो कितना ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से